नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12th के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन। अधिशोषण के बारे में आप जान चुके हैं, अधिशोष्य क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं, अधिशोषक क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक की, यानी कि वो कौन से कारक हैं, वो कौन से यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि अधिशोषण को प्रभावित करेंगे। उसके पहले एक रिकेप कर लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, पहली क्लास की यदि हमने बात की थी तो पहली क्लास में हमने बात की थी यहाँ पे क्या, परिचय। परिचय में हमने क्या पढ़ा था कि सर नॉर्मल सी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी थी वो जानी थी, जिसमें क्या होता था कि नीचे मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ठोस हो सकता है, ये द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, द्रव्य अवस्था है, ठीक है। इसे तो हम क्या बोले थे यहाँ पे, इसे हमने बोला था अधिशोषक, ठीक है भाई। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब कोई हम इस पे मान लीजिए गैस डाल रहे हैं, कोई द्रव डाल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। अधिशोष्य। और जो ये प्रक्रिया होती है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, अधिशोषण। उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण। क्या इतना फंडा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में हमने अगली क्लास में बात की थी यहाँ पे क्या, सेकंड क्लास में हमने बात की थी क्या, यहाँ पे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, यानी कि प्रकार के बारे में, ठीक है। जहाँ पे एक तरफ तो आप क्या देख रहे थे, एक तरफ तो आप क्या देख रहे थे, वान डेर वाल बल देख रहे थे, वान डेर वाल बल। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड आप वहाँ पे देख पा रहे थे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि यार जो अधिशोषण में जो हमारा एक प्रोसेस था, ठीक है, उसमें जो कारक हैं वो किस किस कारकों से यहाँ पे प्रभावित होगा, किससे यहाँ पे अधिशोषण ज़्यादा होगा, किससे कम होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल जब पढ़ी थी तो उसमें भी तो कारक आए थे ना, सिर्फ वही प्रकार हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले किसकी, कारकों की, तो कारक को ध्यान रखना, जो मोस्टली जो कारक आएंगे ना वो क्या होंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, जो भौतिक राशियाँ होती है, जैसे कि हो गया ताप, हो गया दाब, हो गया, ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा पहला कारक, दाब का प्रभाव। कि सर यदि मैं दाब बढ़ा देता हूं या फिर दाब कम कर देता हूं तो जो अधिशोषण है वो किस प्रकार से यहां पे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, निश्चित ताप पर, एक बात इसने पहले ही बोल दी कि भैया ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या बोला गया है भैया, कांस्टेंट बोला गया है। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। दाब में वृद्धि, यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस समय पे दाब में वृद्धि, यानी कि वृद्धि होगी, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं दाब में जो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दाब में वृद्धि से गैसों में अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि प्रेशर को आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से, इसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यदि आप इसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो जो अधिशोषण की मात्रा होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिशोषण की जो मात्रा होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिशोषण भैया बढ़ जाएगा, अधिशोषण यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है कि यदि मैं तापमान को यहाँ पे नियत रख देता हूँ, कांस्टेंट रख देता हूँ, और यहाँ पे प्रेशर को यानी कि दाब को यदि मैं बढ़ाता हूँ, ये दाब है, ठीक है, और ये ऊपर लिखा है जो ये ताप है। टेम्परेचर को तो मैंने कांस्टेंट किया है और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मैंने चेंज किया है, और चेंज किस हिसाब से किया है, चेंज में मैंने उसको यहाँ पे भैया बढ़ाया है, ठीक है, प्रेशर को मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। अब जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ सकता है क्या, कि सर जो यहाँ पे अधिशोषण की जो मात्रा होगी, अधिशोषण की जो मात्रा होगी वो समानुपाती होगी किसके, दाब के। जब टेम्परेचर क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि उसको हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी सी सिंपल सी बात समझ में आती है क्या, ठीक है, बढ़ जाए आगे। तो अब आगे देखना अगला प्रभाव। सर पहले तो आपने क्या किया था, यहाँ पे दाब के ऊपर बताया था, अब ताप के ऊपर देखो। अच्छा, ताप में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या होता है, जैसे कि ए से कोई प्रोडक्ट भी बन रहा है ना, तो बी तो बनेगा ही सही, साथ में क्या देगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी या फिर ऊर्जा भी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है।
ठीक है, और ऊष्माशोषी में इसका उल्टा हो जाता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि सर जो यहाँ पे अभिक्रिया की हम बात करते हैं, तो जो अधिशोषण है वो क्या है, यहाँ पे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आता है कि सर जब ये प्रोसेस होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस निकलने के बाद जब उत्पाद या प्रोडक्ट जब बनेगा तब क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, यानी कि मुझे वहाँ पे क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है, ऊर्जा मिलने वाली है। और जब ऊर्जा मिल रही है तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ऊर्जा मिल रही है, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा कि जो अधिशोषण है वो क्या है, वो क्या है भैया, एक यहाँ पे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हम पढ़ चुके हैं जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे। ऊष्मागति की हमने बात की थी यहाँ पे कब, जब 11th क्लास में आप अध्ययन कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो देखना भाई, चूंकि अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है। अब यहाँ से एक बात समझ में आई है क्या, कि सर जब आपने यहाँ पे पहले कारक के बारे में बात की थी, दाब के बारे में, तो दाब जब हम बढ़ा रहे थे ना, तब तो अधिशोषण क्या हो रहा था, बोलो भाई साथ में, अधिशोषण भैया बढ़ रहा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे सेकंड कारक में बात कर रहा हूँ किसकी, ताप की, और जब मैं यहाँ पे ताप को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, क्या बोला मैंने, यहाँ पे ताप को जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो अधिशोषण क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, व्युत्क्रमानुपाती हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा कम हो रहा है। जबकि यहाँ पे दाब में बात क्या बोली गई है कि भैया दाब को बढ़ा दो तो अधिशोषण भी बढ़ जाएगा। तो आज की बात बिल्कुल रट्टा लगा लो, याद रख लो, जब भी आप प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाओगे ताप को नियत में रख करके, तब अधिशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं तब अधिशोषण क्या होगा, उस जगह पे कम हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग में ये बात डाल लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे पूरा का चैप्टर, तो वहाँ पे आपके बहुत जगह ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हो जाएगी आगे जाकर के। अभी आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ी सी भारी है, कुछ भी भारी नहीं है भैया, ठीक है। जब आएगी हम बात करेंगे तब वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से आपको बातें समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ ध्यान रख लो, जब दाब को बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण बढ़ता है, जब ताप को बढ़ाया जाता है अधिशोषण घटता है। ये दो कारक आपके महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। दाब जो रहेगा उसको तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो दाब रहेगा उसको तो हम फिर से डिस्कस करेंगे कब, जब हम समतापी अधिशोषण पढ़ेंगे, जब हम समतापी अधिशोषण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। क्लियर है भाई इतनी बात, ठीक है। बढ़े आगे, चलो जी अगली हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगली हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर ताप का प्रभाव किस प्रकार से, दो प्रकार के हम यहाँ पर अधिशोषण देख पा रहे थे। कौन कौन सा, एक तो भौतिक था और एक रासायनिक था, ठीक है। एक तो भौतिक था, एक रासायनिक था। लेकिन जब इनके कर्व की या फिर वक्र की बात की जाएगी तो सर क्या इन दोनों के जो वक्र हैं वो क्या समान आएंगे क्या? क्यों आएंगे भाई समान? जब भौतिक अधिशोषण अलग है, रासायनिक अधिशोषण अलग है, टेम्परेचर का दोनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे वक्र तो सेम बन ही नहीं सकता। वक्र किस प्रकार से बनेगा? यदि मैं भौतिक अधिशोषण की बात करता हूं तो आपका वक्र कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर टेम्परेचर को आपने कहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर को आपने कहाँ पे लिखा है, वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे जो x/m है अधिशोषण की जो मात्रा है उसको आपने वाई एक्सिस पे लिया है। मैं यदि यहाँ पे देखता हूँ, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने इस वाली जगह पे, ठीक है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर कहाँ पे आया, इस जगह पे आया, ठीक है, और अधिशोषण की मात्रा कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो टेम्परेचर यहाँ पे आया, अधिशोषण की मात्रा यहाँ पे। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पे आया, अधिशोषण की मात्रा यहाँ पे। क्या आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या कि सर जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कम करते जा रहा हूँ वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे था, जब टेम्परेचर मैंने इस जगह पे लिया है तो जो अधिशोषण है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब टेम्परेचर को मैंने और कम कर दिया तो अधिशोषण और ज्यादा हो गया, टेम्परेचर को और कम किया अधिशोषण और ज्यादा, टेम्परेचर को और कम अधिशोषण और ज्यादा होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे ताप कम होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सीधा ग्राफ को देखो तो सर जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा कम होती जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? और इसका उल्टा कर लेना, यदि आप तापमान को घटाना चाहते हो तो वहां पे क्या होगा, अधिशोषण बढ़ने लग जाएगा। तो पूरी लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, देखना भाई,
रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभिक दशा में अधिशोषण ताप के बढ़ने पर बढ़ता है और पुनः ताप घटता है। इसका कारण यह है कि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा होती है। ये किसके लिए है? ये रासायनिक अधिशोषण के लिए, ठीक है। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे भौतिक अधिशोषण की। तो भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर अधिशोषण क्या हो जाता है? यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि वान डेर वाल बंध क्या होते हैं? यहाँ पे टूटने लग जाते हैं, ठीक है। अब रासायनिक के लिए डेफिनेशन पढ़ो। रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभिक दशा में तो क्या होता है? अधिशोषण ताप बढ़ने के साथ में बढ़ता है और पुनः ताप बढ़ने पर ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि सर स्टार्टिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे टेम्परेचर को फिर से बढ़ाता हूं, फिर से यहाँ पे पुनः यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो अधिशोषण क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है। और आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या बोलो भाई, सही है? तो देखो यहाँ तक तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद में इसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे ये कम होता जा रहा है अधिशोषण। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था, यानी कि अधिशोषण कम होता जा रहा है। कहाँ पे? बाद में। यानी कि सिंपल सी बात याद रखनी है सर, जब भौतिक अधिशोषण की बात आएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में अधिशोषण घटेगा, और जब रासायनिक अधिशोषण की बात आएगी वहाँ पे सर पहले तो दोनों बढ़ेंगे साथ में, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा कम होती जा रही है। क्या इतना फंडा क्लियर है? ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलो जी, तो ये किसकी बात हो गई थी? ताप की बात हो गई थी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे प्रकृति की। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्रकृति की। तो देखना प्रकृति क्या होती है? वही जो आपने विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी है द्रव्य की, ठीक है, उन्हीं की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। विभिन्न गैसों में वान डेर वाल आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। यानी कि बात कही गई है कि जितनी भी गैसें होती है, जितनी भी गैस होती है, उनमें यदि मैं बात करता हूँ वान डेर वाल बल की, वान डेर वाल आकर्षण बल की, तो वो क्या होता है वहाँ पे भैया? अधिक होगा, ठीक है। अर्थात जो आसानी से द्रवित हो जाती है, अधिशोषक की सतह पर अधिक अधिशोषित होती है। यानी कि ये बोला गया है कि गैसें जो होंगी ना, वो क्या होंगी? अधिशोषक की सतह पे अच्छी तरीके से द्रवित हो जाती है, वहाँ पे अच्छी तरीके से चिपक जाती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यानी कि अधिशोषण काफ़ी अच्छे से वहाँ पे होगा, ठीक है। अतः गैसों के अधिशोषण की मात्रा उस गैस के अणुओं के मध्य उपस्थित वान डेर वाल आकर्षण बलों के समानुपाती होती है। यानी कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो किसके समानुपाती है? वान डेर वाल आकर्षण बल के, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। और वान डेर वाल बल आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से भौतिक अधिशोषण सेकंड वाले वीडियो में, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ गैसें यहाँ पे ले रहा हूँ, NH3 ले लिया, CO2 ले लिया, HCl ले लिया, ये सब जो गैसें हैं वो क्या करती हैं यहाँ पे? अच्छे तरीके से, यानी कि ईजिली क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है। किस पे? अधिशोषक पे। टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे टेंशन मत लेना, फर्स्ट वीडियो में पूरी टर्मिनोलॉजी, पूरी शब्दावली मैंने बता रखी है इससे रिलेटेड, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी? H2O2 की। तो ये क्या होगी? आसानी से अधिशोषित नहीं होगी। सर यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन भैया यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, मान लीजिए कुछ गैसेज आपको दे दी, CO2 दे दिया, HCl दे दिया, H2 दे दिया, NH3 दे दिया। आपसे यदि बोल दिए यहाँ पे कि भैया कौन सी ऐसी गैसें हैं, यहाँ से ऐसी कौन सी गैसें हैं जो अधिशोषक पर आसानी से द्रवित हो जाएगी, तो आपने यदि ये वाला पॉइंट देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि सर यदि यहाँ पे बात करें NH3 की, तो NH3 जो है, NH3 क्या है भैया? आसानी से अधिशोषित हो रहा है। तो सर जो यहाँ पे NH3 है वो तो आसानी से अधिशोषित हो रहा है। सर H2 तो नहीं हो रहा है, तो H2 यहाँ पे नहीं होगा। HCl भी हो रहा है, HCl हो गया। सर CO2 भी यहाँ पे हो रहा है। यानी कि CO2, HCl और NH3 जो हैं वो आसानी से अधिशोषित हो जाती है। लेकिन जो H2 और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी भैया? O2 की, तो ये यहाँ पे इजीली नहीं हो पाती है। H2O2 आप ध्यान रखो, बाकी सब आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो कि सर जो हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है वो आसानी से यहाँ पे अधिशोषित नहीं होती है। बाकी सब आप आराम से याद कर लोगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि दो गैसेज इधर तो बाकी की उधर रहेंगी, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक के बाहर से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है। क्लियर है भाई बात? ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, ये वाली बात करना, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सूक्ष्म विभाजित चारकोल पर गैसों का अधिशोषण अधिक होता है। क्वेश्चन एग्जाम में यह आया था 2015 में, 2015 में, कि सूक्ष्म विभाजित चारकोल को यदि हम ठोस अवस्था में लेते हैं, बड़े वाली, ठीक है, वो ज्यादा अधिशोषित होगा या फिर सूक्ष्म विभाजित कण अधिशोषित होंगे, ठीक है। और ये चीज तो आपने शायद केमिकल काइनेटिक्स में 4 नंबर चैप्टर में भी पढ़ी थी, ठीक है।
वहाँ पे मैंने आपको सूक्ष्म विभाजित कणों से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, चूर्ण अपन ने लिया था, क्लियर है भाई बात, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से रिपीट की गई है, वो कुछ भी नहीं है। चलो भाई बढ़े आगे। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, बीच बीच के लाइन्स उठा कर यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चलो जी, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। यानी कि सर एरिया जो रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है, अधिशोषण होने वाला है। क्या इतना फंडा क्लियर है क्या, ठीक है। यानी कि सर बड़ा सा ठोस अपन ले लें, ठीक है, सूक्ष्म विभाजित कण यदि हम ले लेते हैं, चूर्ण यदि ले लेते हैं, तो वहां पे सर अधिशोषण किस पे ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ठोस का एरिया तो कम रहेगा, लेकिन सूक्ष्म विभाजित कण जो रहते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, ज्यादा यहाँ पे क्षेत्रफल घेरते हैं, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा जो अभी मैं बात यहाँ पे कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म विभाजित धातुएं जैसे कि प्लेटिनम, निकेल एवं सरंध्र पदार्थ चारकोल ले लो, सिलिका जेल ले लो, आदि की सतह पर क्षेत्रफल अधिक होता है। इसी कारण इन पर अधिशोषण की मात्रा यानी कि अधिशोषण भी अधिक होगा। क्लियर है भाई। 1 ग्राम, अच्छा एक बात देखना, क्वेश्चन आ सकता है कि विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे बोला जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना कि जो ठोस की मात्रा है उसको यदि 1 ग्राम ले लिया जाए, ठीक है, 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को अधिशोषक का विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलो जी, तो ये बात मैंने आपको बताई दी। सर अधिशोषण यदि बढ़ रहा है तो यहाँ पे एरिया भी उसका ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सक्रियण की। सक्रियण वैसे 4th चैप्टर में था बट अभी इस साल है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषक का सक्रियण कहलाती है। सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, ज़्यादा इसमें कुछ जाना नहीं है अपने को, ठीक है। क्लियर है भाई। चलो जी, तो ये क्या थे भाई, यहाँ पे ये थे आपकी क्या, यहाँ पे कारक थे जो कि किसको प्रभावित कर रहे थे, अधिशोषण को प्रभावित कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने बात किसकी यहाँ पे की, दाब की। तो फटाफट से रिवीजन कर लो, कॉपी पेन को एक तरफ रख दो, बाद में नोट्स बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। दाब की सबसे पहले हमने बात की थी। तो दाब में क्या था भाई, यहाँ पे दाब में सर आपने बताया था कि सर जैसे जैसे आप यहाँ पे दाब को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो अधिशोषण है वो भी बढ़ता जा रहा है, यदि तापमान को मैं नियत रखूं तो। अगली हमने बात की यहाँ पे किसकी, ताप की। तो ताप में हमने क्या देखा, सर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं अधिशोषण घट रहा है। अगली हमने बात की यहाँ पे क्या कि सर 2 वक्र देखे थे, एक तो कौन सा, भौतिक वाला, और एक कौन सा देखा मैंने यहाँ पे, रासायनिक वाला। तो दोनों वक्रों में क्या यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया जब भौतिक अधिशोषण की मैं बात कर रहा हूं ना, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ में अधिशोषण यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा बोला जा सकता है सर टेम्परेचर घटने के साथ में अधिशोषण बढ़ रहा है। लेकिन रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक में कुछ अलग ही कहानी आती है कि सर पहले तो क्या हो रहा है, पहले तो भैया टेम्परेचर के साथ में बढ़ता जा रहा है, बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ में कम होता जा रहा है x/m की मात्रा। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो जी, अगली हमने बात की किसकी, यहाँ पे प्रकृति की, और उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर सक्रियण। तो तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, धन्यवाद।